अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद है। और अकबर की मॉर्निंग मुझे कुछ गुड नहीं लग रही है। खैर है, तबीयत ठीक है आपकी? मैं वैसे सोच रहा था आपको रोज शोर कैसे होता है कि ये सब ठीक है, जो देखने वाले हैं आई होप के सब ठीक आई होप के सब ठीक है। मैंने ये आई एम श्योर कि आप सब ठीक। यार देखिए ना, आपको यकीन से कहना चाहिए कि जो देखने वाले हैं सब अच्छे हों, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ। तो आई एम श्योर के सब जो है ना वो बिल्कुल ठीक होंगे। आप जो हैं वो थोड़े से ठीक नहीं हैं, आप जल्द जल्द ठीक हो जाएं। अब तबीयत वैसे टेस्ट वगैरह करवा लें आप अपना। मुझे क्या हुआ वैसे? नहीं मतलब थोड़े से मुझे ऑफ लग रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना तबीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। बहरहाल आप आज के टॉपिक्स पर जाने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं। हम NCOC का कल इजलास हुआ था और बड़े अहम फैसले हुए हैं कि मुल्क में कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, जिसके बाद शायकीन जिनको 20% जाने की इजाज़त थी, अब वो 50% शायकीन जो है वो स्टेडियम जाकर मैच देख सकते हैं। ये वैसे ऑपोजिट है। कोरोना इतना कंट्रोल नहीं था। हमने कुछ अर्सा पहले हम ये कर रहे थे, मतलब केसेस बढ़ना शुरू हो गए आयशा पिछले 2-3 दिन से। पिछले 2-3 दिन से हम देख तो रहे हैं, लेकिन अब लेट्स सी कुछ और दिन गुजरेंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या ज्यादा मजीद बढ़ना शुरू हो। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि बिल्कुल सिनेमास खोलने की इजाजत दे दी है, मज़ारात खोलने की इजाजत दे दी है और 15 मार्च से इंडोर शादियां जो हैं उनकी भी इजाजत दे दी गई है कि मार्केट्स में इंडोर शादियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो सब मिलकर दुआ करते हैं कि जी ये जो कोरोना केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएं और पाकिस्तान में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया की निस्बत बहुत कंट्रोल्ड है, मजीद ये जो है कम हो जाए ताकि आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़े। सिस्टमैटिकली खास तौर पे हेल्थ वर्कर्स को वो लगना शुरू हो जाए और बुजुर्गों को लग जाए। अच्छा, मैंने वैक्सीन के बारे में एक बात सुनी है अकबर, आई डोंट नो मतलब ये सही है या नहीं, कि चाइना में वैक्सीन जो है फेक वैक्सीन जो हैं वो भी बिकी हैं, जिसमें एक बंदे को पकड़ भी लिया उन्होंने कि वो पानी में नमक मिलाकर वैक्सीन आइडियाज दें यार। मैं आइडियाज नहीं दे रही, बट लेकिन मुझे बड़ी तशवीशनाक, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी चाइना से ही वैक्सीन आई है। लेकिन यहाँ पे वैसे जो वैक्सीन का प्रोग्राम था जिस वक्त वो सिर्फ उसके ट्रायल्स कर रहे थे, तब वैक्सीन भी लगाते थे, सलाइन वाटर भी लगाते थे साथ। तो इस तरह का मामला तो नहीं कहीं कराची में, चाइना में। खैर यहाँ पे तो पैसे हैं ही नहीं उसके, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तो किसी ने क्यों। चले लेट्स सी इस पे मजीद क्या अपडेट्स आती हैं। बहरहाल आज की टॉपिक्स पर आ जाते हैं। डस्का NA-75 कौन जीता है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। इलेक्शन कमीशन जो है उधर आज भी इस केस की समाअत होगी और 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा से वोटिंग होगी या फिर पूरे हल्के में दोबारा से इंतखाब होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि PMLN ने पहले एक मुतालबा किया था, उसके बाद वो आगे चेंज कर लिया बाद में। हाँ, उस पर बात करेंगे। ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी हम सियासत पे ही बात कर रहे हैं, सियासत है यहाँ पे। सेनेट इलेक्शंस है उसके बाद। कल का पूरा दिन जो है वो काफी, क्योंकि सियासी गहमा गहमी रही है। सेनेट इलेक्शन की हमने बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से समाअत होगी। एक बड़ा अहम रिमार्क जो है वो दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि खुफिया बैलेटिंग का फैसला जो है वो पार्लियामेंट ही करेगी, जिससे थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हो सकता है वो दोबारा से पार्लियामेंट में ही इसको भेज दे। टेक्निकल हुआ है मामला। कल उन्होंने ये बात की थी कि अगर इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होना है और उसी पे अगर हम करेंगे तो फिर पार्लियामेंट ही करेगी इसको, तो बात खत्म हो गई वहाँ पे। लेकिन वो ये बात कर रहे थे कि 226 को हम सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं, जो उसमें सदारती रेफरेंस जो है उसमें हमसे पूछा ये गया है कि 226 जो है क्या उसका इत्तलाक सेनेट इलेक्शंस पे होता है कि नहीं, इस पे बात करेंगे आज हम। चलिए लेट्स सी, इस पे भी बात करेंगे। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको जमानत मिल गई है। 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था और कल उनकी जमानत हो गई है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। PSL जो है इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी के लोग चाहते हैं ना कि ट्रॉफी हो और ट्रॉफी के साथ आप पिक्चर बना सकें, तो उसका एक हल निकाल लिया जी कराची के एक शहरी ने। वो क्या हल है ये भी हमें आपको बताना है। और आखिर में हमने आपकी सैर करवानी है इस्लामाबाद की, जहाँ से एक टूरिस्ट सफारी ट्रेन जो है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से वो शुरू की गई है, जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात आपको दिखाए जाएंगे। आगाज़ करते हैं जैक पर। सियासत की बात है और वैसे मुझे एक चीज़ का सवाल आजकल नहीं मिल रहा, क्या आम आदमी को इतनी ही दिलचस्पी है सियासत में कि हर वक्त हम भी सियासत दिखाते रहते हैं? उसकी वजह ये है कि जो बेसिक इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस टोटली सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, उस इलेक्शन में क्या, और पूरा दिन यही बातें पूरा दिन यही बात इसलिए होती है कि लोग ये देखना चाहते हैं। अगर लोग ये नहीं देखना चाहेंगे तो इस पर बात भी नहीं होगी। आप चले जाएं किसी भी गली मोहल्ले में, चले जाएं गली मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ पे आप देखें क्या होता है। वहाँ पर सियासत हर बंदा एक्सपर्ट है, लेकिन लोगों के मसले तो और है ना, मसले और है, लेकिन उनका इंटरेस्ट और है। अगर बात करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत की, तो यहाँ तो हर रोज़ ही कोई नया मौजू होता है और नया तनाज़ा जो है वो ज़ेर बहस होता है। और आजकल मुल्की सियासत में 2 मौजूआत जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, एक धुंध और दूसरा खरीदो फरोख्त। धुंध खत्म हो गई है वैसे
नहीं इलेक्शन से जो सेनेट इलेक्शन से उन पे भी धुंध ही चाहिए। नहीं, वहाँ पे भी हुकूमत यही कह रही है कि ये धुंध साइड पे करें ताकि पता चले कि कौन किसको वोट दे रहा है। ये डस्का की धुंध है, ये मेटाफोरिकल धुंध है यहाँ पे, फिर प्रोवर्बियल धुंध है। अच्छा खैर, एनीवेज अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पिलडाट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें किया, और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अहमद बिलाल महबूब साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को आप बहुत, क्योंकि आपकी जो NGO है जो आप उसको इस सब मामले को आप देखते रहते हैं, NA-75 डस्का में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। पहले PMLN ने कहा कि ये 20 पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, यहाँ पे रिजल्ट चेंज हुए, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, यहाँ पे इनका कुछ किया जाए, नतारा किया जाए और बताया जाए कि यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनाब पूरे हल्के का ये इलेक्शन करा दिया जाए। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके समझते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिम्मेदार आपके ख्याल में हैं कौन सर? देखिए, ये बहुत अहम बात इसलिए है कि सियासी जमातें तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, और सियासी जमातें इलेक्शन को डिस्प्यूट भी करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सामने आई है वो इलेक्शन कमीशन का अपना बयान है। उनका जो अपना प्रेस रिलीज था उसके अंदर जो बातें आई हैं वो भी बहुत खौफनाक हैं। और ये 1977 में जो कुछ हुआ था इलेक्शंस के बारे में, उसके बाद से ये पहला मौका है कि इलेक्शन के डे पे, इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन के अमले के ज़रिए से इलेक्शन के नताइज के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। तो ये बहुत इस लिहाज से सीरियस काम है और संगीन काम है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में आपने सवाल पूछा है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो इलेक्शन कमीशन जिस चीज़ की तहकीक कर रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर के स्टेटमेंट में भी जो चीज़ सामने आई है वो तो ये नज़र आता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किसी के दबाव में या किसी लालच में या खुद अपनी अहमकानापन के वजह से उन्होंने इन इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में यह इलेक्शन का पूरा मुतनाज़ा हो गया और इसके ऊपर सवाल उठ गया। अब इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि हमने जब हायर अप से, जब फायरिंग हो रही थी तो हमने पुलिस के हायर अप से राब्ते करने की कोशिश की, IG पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो वहाँ भी राब्ते नहीं हो सके, उनके फ़ोन भी बंद थे। और फिर जब ये राब्ता हुआ तो एक बार हुआ और उसके बाद फिर ये दोबारा राब्ता मुनक़ते हो गया। तो इसका मतलब है कि पंजाब की जो सूबाई इंतज़ामिया है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के साथ कम से कम ये कहा जा सकता है कि कोऑपरेट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में सूबाई इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये 3 लोग तो तय है कि ये ज़िम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन नहीं लेता तो आइंदा के लिए कोई मिसाल नहीं बनेगी, और फिर आइंदा भी ये काम चलता रहेगा। इसलिए बहुत आपको लगता है अहमद साहब इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रॉन्ग और उसके पास इतना मैंडेट है कि जिन 3 का आपने नाम बताया उनके खिलाफ वो एक्शन ले सके? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद अब जो कानून है उसके अंदर बहुत इख्तियारात हैं। मिसाल के तौर से एक बात अर्ज करूं कि जिस तरह हाई कोर्ट किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चला सकती है, सज़ा दे सकती है, बिल्कुल यही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। अगर किसी को तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए तो उसके बाद वो अपनी नौकरी में नहीं रह सकता। आपको मालूम है वज़ीर आज़म तक अपनी नौकरी से जा चुके हैं, उनको निकाला जा चुका है। तो अगर किसी ये कह दें कि IG पुलिस ने या चीफ सेक्रेटरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है तो इसका बाद वो अपनी नौकरी पर रह नहीं सकते। तो इख्तियारात उनके पास ये भी हैं किसी, लेकिन सर इख्तियारात के बावजूद इलेक्शन कमीशन से हम अक्सर ये बात करते हैं कि कोई भी खुश नहीं है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन हुकाम की सरजनीश होती रहती है। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा का जनरल इलेक्शन भी करवाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो NA-75 है डस्का का इलेक्शन, इसको टेस्ट केस नहीं बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, अपने आप को गैर मुतनाज़ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि तमाम लोग जो हैं उनकी जो इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हो सकें? देखिए, ये सब लोगों को खुश करना तो मुमकिन नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन भी इसको ये खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको सही काम करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जुर्रत के साथ उस फैसले को अनाउंस करना चाहिए
और जिन लोगों को जिम्मेदार पाए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर अहमद साहब एक छोटा सा सवाल, जिम्मेदारी की जो हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की जो हम बात कर रहे हैं कि आईजी उस दिन फ़ोन नहीं उठा रहे थे या सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई कि वहाँ से इनकार हो रहा है कि हमारे फ़ोन तो ऑन थे, तो उसका फोरेंसिक हो सकता है बहुत इजी है, तो उसके बाद फिर इस चीज़ का तयन होगा कि ये जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या फिर जो इंतज़ामिया थी, डीपीओ थे या फिर आईजी थे या फिर सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, उनका पहले तो ये तयन हो जाए एग्जैक्ट फोरेंसिक्स के थ्रू कि वाकई इनके फ़ोन नंबर्स ऑफ थे, तो वो तो पता चल जाएगा, वो इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन ये सबसे पहले नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त समाअत कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, वो तो फिलहाल उसकी समाअत का दायरा ज़रा महदूद है। वो तो इस वक्त ये तय कर रहा है कि हमें इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए या दोबारा इलेक्शन के लिए और दोबारा इलेक्शन किन हलकों में करने के लिए फैसला करना चाहिए। लेकिन इसका दायरा वसी होगा इसके बाद, जिसमें वो ये देखेंगे कि किन लोगों ने जिम्मेदार कौन है और फिर उसमें फॉरेंसिक। अहमद साहब एक और बस लास्ट एक छोटी सी बात सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन का आपने दुरुस्त फरमाया कि सबको खुश करना तो जरूरी भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो रोल है और अगर पास में इलेक्शन कमीशन का हम रोल देखें, जिस तरह आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के वो उनकी साइड ले रहे होते थे, इस वक्त आपको कदरे न्यूट्रल लग रहा है क्या इलेक्शन कमीशन जो ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन है और जो लोग कह रहे हैं इस वक्त? चंद दिनों में जो 2-3 काम इलेक्शन कमीशन ने किए हैं उससे मुझे उनके बारे में मेरा एतमाद बढ़ा है। मेरा ख्याल है पब्लिक का भी एतमाद बढ़ा होगा। सब लोग खुश तो नहीं हुए होंगे। एक तो बात यह है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पोजीशन ली, प्रिंसिपल पोजीशन, तो उनके ख्याल में हमारा दस्तूर ये कहता है कि सीक्रेट बैलेट से सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए, ये उनकी राय है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर खासी बरहमी का इजहार भी किया, लेकिन मैं माजी के तजुर्बात के बरअक्स मैंने ये देखा कि ये इलेक्शन कमीशन अपनी राय के ऊपर खड़ा रहा, ये किसी दबाव में नहीं आया और कोई उनके ऊपर बरहमी जो है उसके ऊपर उनका असरअंदाज नहीं हुई। जो वो सही समझते थे वही उन्होंने किया। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है, इसके अंदर भी उन्होंने पहली दफ़ा जिम्मेदारों का जिक्र किया है जो माजी में कभी मैंने नहीं देखा कि यह हुआ हो। और तीसरी बात यह कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए जो लेजिस्लेटर्स जेल में थे उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म भी जारी किया है। तो ये तीन बातें मुझे ये बताती हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक जुर्रत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सोया हुआ जिन है, ये स्लीपिंग जायंट है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये स्लीपिंग जायंट गालिबन जाग रहा है। अल्लाह करके जागा रहे और सोए ना। अहमद साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। यहाँ पर एक अहम बात ये करना चाहूँगी, अकबर के इलेक्शन कमीशन ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसमें मुझे जुर्रत नज़र आ रही है अहमद साहब, लेकिन इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को भी जाता है ना, जो उसको उस तरह से प्रेशराइज नहीं कर रही है, जो दीगर हल्के होते हैं जिन पर इल्ज़ाम लगता है। नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ साहब और नौमुंतखब सेनेटर भी हैं वो नून लीग के, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में आज NA 75 में बेज़ाब्तिगियों का केस जो है उसकी समाअत है। मुस्लिम लीग नून ने पहले इब्तदाई तौर पर यह कहा कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा से पोलिंग कर दी जाए, लेकिन अब पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन का मुतालबा होने जा रहा है। बतौर वकील ये बताइएगा कि आप कोई ऐसा रिलीफ मांग सकते हैं जो दरख्वास्त में शामिल ही ना हो? जी अस्सलाम वालेकुम, एक तो बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। एक बात याद रहे कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस रोज सच एप्लीकेशन नहीं दी थी, बल्कि इसका नोटिस लिया जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने, और वो बरम हुए के बावजूद कोशिश के उनका रास्ता जो था वो नहीं कायम हो सका। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और वो जो 20 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे, उसके बारे में एक अलामिया भी जारी हुआ। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की वहाँ की जो उम्मीदवार है मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने अपने रिजल्ट टेबुलेट किए और कंपेयर किया गया और शिकायत जो उनको पहले मौसूल हो चुकी थी, पोलिंग का अमल बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहा। इन 20 पोलिंग स्टेशन के अलावा इन 20 पोलिंग स्टेशन पे भी सुस्त रवि का शिकार था और जो टर्न आउट थे वो तकरीबन 26, 28, 30% रहे। अब इन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने जब वो गायब रहे, जिस अरसे में उनकी बैटरियां डाउन थी या वो मिल नहीं थे रहे या वो धुंध की नजर हो गए, जब वो बरामद हुए तो इन पोलिंग स्टेशन के जो टर्न आउट थे वो 80 से 90% के दरमियान गए।
आपको याद होगा वहाँ पे कत्ल और काफी सारे इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ लोग जख्मी भी हुए, फायरिंग के वाकयात भी हुए। तो इलेक्शन लॉज में शफाफ इलेक्शन वो है जो पुरअमन माहौल में हो। तो इस तनाजुर में मुस्लिम लीग तारिक साहब इसमें गुजारिश ये है ना कि जो मुतनाज़े हुए पोलिंग स्टेशंस, वो 20 पोलिंग स्टेशंस है, वहाँ पर पहले आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया और फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 आए हैं उनमें से 6 तो मैच भी कर गए उन रिजल्ट्स के साथ जो आपने फॉर्म 45 दिए, यानी आपकी पार्टी ने दिए हैं। सिर्फ 14 का इस वक्त मसला है वहाँ पे। अब पूरे उसको हल्के में दोबारा कहना कि इलेक्शन करवा दें, और वहाँ पे अमन अमान का मामला था, तो वो तो फिर थरपारकर में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी जीत गई है, उधर पीटीआई कह देगी वहाँ पे भी फायरिंग होती रही है और ये सब मामला रहा है। एक प्रेसिडेंट नहीं कायम हो जाएगा आपको लगता है फिर जहाँ फायरिंग हुआ करेगी वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए? देखिए जो साइल जाता है ना जब अदालत में, तो उसका काम है कि वो उसके सामने हकायक रखे और वो मांगे जो उसकी समझ और बिसात के मुताबिक दुरुस्त है। इस बात का फैसला कि पोलिंग 14 में होना है या पोलिंग पूरे हल्के में होना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 के दफा 9 के तहत करना है। और उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये वसी इख्तियारात हैं कि वो तमाम हकायक को सामने रखते हुए पार्शियल रीपोल या कंप्लीट रीपोल का वो वहाँ पे ऐलान करे। तो ये आज इस बात का फैसला होना मतवक्को है। वो हकायक को देखते हुए चाहे वो 14 में कराएं, 20 में कराएं या तमाम में कराएं, बिल्कुल ये तो इलेक्शन कमीशन का ही फैसला होगा। आजम साहब एक और अहम पॉइंट है उसकी भी बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी सदारती रेफरेंस जो है उसकी समाअत जारी है और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज इस समाअत का आखिरी रोज़ भी हो सकता है। जो दलाइल अदालत में अभी तक पेश किए गए हैं और जज साहिबान ने जो निकात उठाए हैं उनको देखते हुए आपके ख्याल में इस रेफरेंस का क्या फैसला हो सकता है? देखिए कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजे कर दिया है कि वो कानून साजी के लिए नहीं बैठे। कानून साज इदारा जो है वो पार्लियामान है और इसीलिए जो ऑपोजिशन की जमातें और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने डे 1 से ये शोर मचाया हुआ था कि आईनी तरमीम की जरूरत है तो इसको पार्लियामान में लाया जाए, अगर कानून में तरमीम की जरूरत है तो फिर भी पार्लियामान में लाया जाए। और ये सियासी क्वेश्चन है, सियासी बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे ना डाला जाए। बार कैफ कल सारा केस समाप्त करने के बाद जो कल के रिमार्क्स थे उसमें कन्फाइन कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा वो ये जो कानून साजी है या बदलना है ओपन या खुफिया होगा, ये फैसला पार्लियामेंट ही ने करना है। हमने तो सिर्फ जो सवाल है उसका जवाब देना है। तारिक साहब दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने ये जो अगर किसी किस्म की लॉ मेकिंग होनी है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। लेकिन ये जो रेफरेंस में मामला है वो तो आर्टिकल 226 का है ना, कि उसकी तशरीह क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह कर देती है कि 226 के अंदर क्या कहते हैं खुफिया इलेक्शंस, इसके खुफिया बैलेट के जरिए इलेक्शन सेनेट के नहीं आते, अगर कोई तशरीह इस तरह की दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो एक ही बात हो गई ना एक हिसाब से। मतलब फिर मामला पार्लियामान में जाएगा और मेरे फिर भी जाएगा। जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और 4-5 दिन बाद पोलिंग होने को जा रही है 3 मार्च को, मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि एक नया कानून लाया जा सके। जो ऑर्डिनेंस आते हैं वो आपको पता है उनको बारे में हमेशा अदालतें भी मोहतात होती हैं और हम वकला भी उस पर तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में फर्द वाहिद जो है सदर या गवर्नर। तारिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट है वो तशरीह तो कर सकती है, वो किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी भी आर्टिकल की तशरीह अगर वो चेंज कर देते हैं या अपने तौर पर एक नई तशरीह है, ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और वो तशरीह कर देते हैं कि 226 के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं आता। वोट का मामला पहली दफा गया है, 187 के रेफरेंस पहले भी जाते रहे हैं और रेफरेंस सिर्फ आईनी बहरान की सूरत में होता है। कल भी ये आर्ग्यू किया और बार एसोसिएशन और काउंसिल के वकला ने कहा कि ऐसा कोई आईनी बहरान मुल्क में नहीं है इस वक्त। ये बात कहना कि सेनेट का इलेक्शन अगर ओपन बैलेट से हो या ना हो उससे कोई आईनी बहरान नहीं आएगा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कल भी ये वाजे कर दिया कि उनको एक सवाल जिसका जवाब देना है वो ये है कि सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे हैं या नहीं है। आर्टिकल 219 वैसे जो बहस की गई, आर्टिकल 219 और 226 को मिला के पढ़े, आर्टिकल 219 में 3 तरह के इलेक्शन का जिक्र है कि आइन के तहत
3 तरह के इंतखाबात, लोकल गवर्नमेंट का, कौमी सूबाई का और सेनेट के इंतखाबात होंगे। और उसके बाद ये बात वाजे है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा आजम साहब। आप बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस में उनकी वकालत भी करते हैं। हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छी खबर आ रही है? उनकी ज़मानत की दरख्वास्त कब दायर होगी? देखिए, जब तक वो केस फाइल नहीं कर दिया जाता, उसके मेरिट्स का भी नहीं समझ आती। ये डिसीजन तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि उन्होंने दरखास्त कब दायर करनी है, क्योंकि पहले हमजा शहबाज की बेल पेंडिंग थी। मेरे ख्याल में उन्होंने बेहतर समझा कि उसकी मौजूदगी में वो एक केस का फैसला हो लेने दे। हमजा शहबाज की जमानत होने के बाद उन्हें रुकावट कोई नहीं है। और शहबाज साहब का केस, वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमजा शहबाज से बहुत मुख्तलिफ है। और उनके केस में जब उनकी कब्र गिरफ्तारी जमानत डिक्लाइन की गई थी, वो सारे हकायक अदालत के सामने रखे गए थे। ये जो वो मनी लॉन्ड्रिंग और टीटीज और वो सारी कहानियां हैं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह की कोई एलिगेशन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जो असासा जात है, उसके बारे में भी जो उनकी वरासती जायदादें हैं, जो उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ के बंटवारे से उनके हिस्से में आई, वो सारी अमाउंट्स को कवर करती हैं। बाहर क्या साहब, जो हमजा की कल जमानत हुई है वो तो टेन्योर की बेस पे हुई है ना, कि मेरिट की बेस पे नहीं है, कि केस में कुछ ऐसा सामने आया हो कि जी कुछ नहीं आ रहा, प्रोसिक्यूशन चल रही है और थोड़ी लंबी हो गई, और ये मौक़िफ़ अपनाया गया हमजा शहबाज साहब के लॉयर्स की तरफ से कि अगर ये बहुत लंबा मामला हो चुका है, 18 माह गुजर चुके हैं, और अगर बाद में सजा ना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो वो टेन्योर की बेस पे उनकी जमानत हुई। शहबाज शरीफ साहब क्या ये वेट कर रहे हैं कि उनको मजीद टाइम हो जाए, या फिर मतलब वो बाहर नहीं आना चाह रहे और खुद वो अभी दरखास्त नहीं दे रहे, या फिर वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाली ऑप्शन जो वहाँ पे उनकी बेल की है वो बरकरार रहे, इस वजह से इसको एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी कोई बेल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब नहीं, अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट होगी तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मेरिट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका केस बहुत अच्छा है। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि हमजा शहबाज की बेल पेंडिंग थी, तो नॉर्मली ये लॉयर्स एडवाइस करते हैं। मैं खुद उनकी कानूनी टीम में हूँ। हमारे वकला का भी ये फैसला था कि हमजा शहबाज की बेल क्योंकि अब मैच्योर है फॉर डिसीजन, तो इस पे फैसला पहले लिया जाए। अब दोबारा मुशावरत के लिए बैठेंगे, अब उनके क्योंकि बेटे भी बाहर आ जाएंगे पैरवी के लिए। ये फैसला उनकी फैमिली ने करना है, हमसे मुशावरत जरूर वो करते हैं। कल वाली जो बेल है वो डिले के ऊपर, उसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि अर्लियर राउंड में हमजा साहब की बेल लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले साल जून में खारिज की थी। तो हमने मेरिट्स छोड़ के डिले की ग्राउंड पे कि इनऑर्डिनेट डिले है, और वो आपने जैसे बात कही कि आप किसी शख्स को इंडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में नहीं रख सकते। कल को अगर वो बरी हो जाए तो आप उसे क्या रेपरेशन फराहम करेंगे, इस हवाले से बेल हुई है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी सिंह के साथ गुफ्तगू रही है। नून लीग का काफ़ी हद तक मौक़िफ़ आ गया डिफरेंट इशूज़ के ऊपर। तो अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है, सियासत की बात हो गई है, तो कुछ PSL की बात कर लेंगे, थोड़ा सा ज़रा लाइटन अप करेंगे माहौल को, क्योंकि काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं। काफ़ी हो गई। मैं वही आपको पहले कह रहा था, पता नहीं लोगों की दिलचस्पी होती है, काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं, लेकिन चलें PSL की एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ PSL की बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सियासत के बाद बात करते हैं कि मुल्क में हर तरफ PSL की धूम है। तो कराची के एक नौजवान है, उन्होंने PSL सीजन 6 के परस्तारों का जोश बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर मुतारिफ करवाया है। बिल्कुल, इस फिल्टर के जरिए शायकीन PSL ट्रॉफी के साथ सेल्फी बना सकते हैं। इस फिल्टर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबकी ख्वाहिश होती है कि जो ट्रॉफी है PSL की, उसके साथ और कुछ नहीं तो तस्वीर तो बनवा लेना, ताकि हम भी शहीदों में नाम लिखवा दें कि हमने भी पकड़ी थी ये ट्रॉफी। गाजियों में अपना नाम जो है ना वो लिखवा दे। तो मोहम्मद अली शाह हैं ये कराची के शहरी, जिन्होंने ये फ़िल्टर बनाया, तो उनसे आपके करवाते हैं। अली, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फ़िल्टर किस तरह से काम करता है, और आपने सोचा कैसे कि इस तरह का कोई फ़िल्टर बनाया जाए, इस तरह की कोई चीज़ बनाई जाए? जी देखें, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड की सिचुएशन है और बहुत सारे लोग जो है स्टेडियम तक नहीं जा सकते मैच देखने, तो उसको सोचते हुए मैंने ये कदम उठाया है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा आवाम के लिए इसको थोड़ा सिंपल कर दूं कि ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड का मिक्सचर है। जो चीज़ें आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में देखते हैं, उसको आप अपने रियल एनवायरनमेंट में प्लेस कर सकते हैं। सपोज अगर छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, तो एक बहुत पुराना एक गेम आया था, इसका नाम था पोकेमॉन गो।
उसमें जो है आप रोड्स पे जो है ना पोकेमॉन्स को पकड़ते थे। हालांकि वो होते नहीं थे, मगर उसको आप जो है मतलब अपने फ़ोन के थ्रू उसको रियल वर्ल्ड में प्लेस कर देते थे। तो PSL का जो ये फ़िल्टर मैंने बनाया है, इसके 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है जिसमें आप अपनी मनपसंद थीम का हेलमेट पहन के अपनी पिक्चर्स और वीडियोस ले सकते हैं, और दूसरा जो है वो ये है कि जिसमें फेस मास्क आ जाता है आपकी PSL की थीम का, उसके लोगोस का, उसको आप अपनी आई जो ब्लिंक करते हैं तो एनिमेशन चेंज होती है। ठीक है। और ट्रॉफी जो है मतलब वो भी फिर इसी तरह से आप कोई मूवमेंट करते हैं तो ट्रॉफी भी आपके हाथ में आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि आपने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई है? जी बिल्कुल, ट्रॉफी भी हाथ में आ जाएगी। वो अभी जो है वो मैंने अभी मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं किया। आफ्टर 15 डेज विल बी अवेलेबल। उसमें ये होगा कि आप ट्रॉफी को जब अपना आप हैंड मूव करेंगे तो ट्रॉफी भी साथ साथ मूव होगी, या फिर आप उसके साथ पिक्चर ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं रेयर कैमरा से, अपनी पूरी फैमिली के साथ उसको सेंटर टेबल पे रख के उसकी पिक्चर ले सकते हैं। बेहतरीन। अच्छा अली, कोई प्लेयर्स के साथ भी लोगों का बड़ा शौक होता है तस्वीर खिंचवाने का, कोई इस बारे में भी कुछ सोचे? मैं चाह रहा हूँ बाबर आजम के साथ तस्वीर। उसके लिए ना जाना ही पड़ेगा, स्टेडियम ही जाना पड़ेगा। नहीं, क्या पता वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू पॉसिबल है अली, पॉसिबल है कि प्लेयर्स जो हैं वो भी हों साथ? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए टेक्नोलॉजी में जो है ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। उस पर मैंने काम किया था, मगर क्योंकि फोटो डायरेक्टली हम फोटो किसी पर्सन की यूज नहीं कर सकते। फेसबुक की बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना मतलब लिमिटेशंस है, उनका अपना क्राइटेरिया है। उसको हम वेब AR पे लेके जा सकते हैं PCB की अप्रूवल के बाद, अगर प्लेयर हमें अप्रूवल दे तो। सही। अच्छा अली, कुछ ऐप्स भी ऐसी हैं जो इस तरह के फ़िल्टर्स जो है ना जिन पर मौजूद होते हैं, तो आपने कोई ऐप वगैरह बनाने का भी सोचा? और ये भी बताइएगा कि ये जो आपने फ़िल्टर बनाया ये कितना मुश्किल था और कितना वक्त लगा आपको बनाने में? देखिए मुझे तकरीबन, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरा पैशन है और 2-3 साल हो गए मुझे ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करते हुए। ऐप्स भी मैंने बहुत सारी बनाई हैं, मगर क्योंकि देखिए लोगों को जो है ना साथ साथ एंटरटेन भी करना है, तो उसको सामने रखते हुए चीज़ें मैं बनाता हूँ। क्योंकि आपको पता है हमारी जिस तरह की आवाम है, लोगों को बेसिक मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि एक स्टार्ट हो, एक बिगिनिंग हो, तो इस वजह से जो है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है कि मोस्टली हर बंदा यूज़ करता है और बहुत सिंपल भी है उसका जो यूजर इंटरफेस है। अली, तो अगर मुझे ये फिल्टर यूज करना है तो मुझे फेसबुक पर क्या लिखना पड़ेगा, उसके सर्च बार में जाके, या इंस्टाग्राम पे क्या लिखना पड़ेगा? आप सर्च करेंगी ग्रूव मेरा के नाम से। ग्रूव मेरा साल का एंथम है जी। वो नसीबुलाल भी आ जाएंगी और साथ फिल्टर भी आ जाएगा। ठीक, लेकिन नसीबुलाल फिल्टर में नहीं आएंगी। नहीं, वैसे बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। और एक और नई चीज़ जो है वो आज हमने आपके साथ शेयर की है कि कराची के लोग या पूरे पाकिस्तान के लोग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे खबर बन जाए या टीवी पर आ जाए वो किसी तरह से। लेकिन ये अच्छा फिल्टर है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली इस तरह के इवेंट्स जब लाहौर कलंदर्स का हेलमेट पहन के तस्वीर मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कल दिखाऊँ भी अपने नाज़रीन को कि आपको वैसे, क्योंकि आपको पूरी टीम्स पसंद है तो सबके साथ आपकी तस्वीर बनानी ना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक नई सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया गया है, आगाज़ किया गया है। वो कहाँ कहाँ आपको घुमाएगी, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कुछ सैर सपाटे की, थोड़ा सा घुमा भी आपको देते हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। आजकल रोज़मर्रा के कामकाज से काफ़ी थकावट हो जाती है और कहीं आउटिंग पर जाने का दिल चाहता है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक नया मौका है कि आप किस तरह से नए अंदाज में इस्लामाबाद को देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस्लामाबाद से टूरिस्ट सफारी ट्रेन सर्विस का आगाज़ किया है। इस्लामाबाद के गोलड़ा स्टेशन पर सफारी ट्रेन का सफ़र शुरू होगा। ये सफारी ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरेगी इस पर बात कर लेते हैं। मागला हिल्स जनाब, संजानी टनल है, गाजी बरोथा है, फिर वहाँ से होती हुई अटक खुर्द तक ये जाएगी और तारीखी पुल है, बड़ी ज़बरदस्त साइट सीइंग है वहाँ से और कमाल किस्म के नज़ारे आप देखें और साथ आपको बड़ा ज़बरदस्त लंच भी सर्व किया जाएगा। लंच भी अच्छा लंच जो है ना वो सोच के ना ज़रा मेरा इंटरेस्ट बन गया कि मुझे जाना चाहिए। इसी पर बात कर लेते हैं। DS रेलवे मुनव्वर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि शहरियों की जो तफरीह है उसके लिए रेलवे ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है, ये कितना तवील ट्रैक है और रास्ते में कौन कौन से अहम स्पॉट्स आएंगे? रावलपिंडी से अटक खुर्द तक जो कुल फासला है ये तकरीबन कोई 105 किलोमीटर का फासला है।
इसमें हमने अभी जो 21 तारीख को जो सफारी ट्रेन चलाई है, ये रावलपिंडी से गोड़ा में हमने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान रेलवे का एक बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है जो कि F13 में हमारा गोड़ा रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद के ऐन संगम में वाक़या है। तो जो हमारे टूरिस्ट हैं वो रावलपिंडी से ट्रेन में सवार होंगे, वो गोड़ा जाएंगे। गोड़ा में वो 1 घंटे का स्टे करके वहाँ पर एंटरटेनमेंट होगी उनके लिए, और गोड़ा म्यूज़ियम की सैर करेंगे। वो गोड़ा से फिर ट्रेन चलेगी, हमारे हसन अब्दाल पर रुकेगी। हसन अब्दाल हमारा एक बहुत बेहतरीन स्टेशन है और तारीख़ी एतबार से भी हसन अब्दाल की अपनी एक अहमियत है। वहाँ पर हमने 20 मिनट का स्टॉपेज देना है, और 20 मिनट के स्टॉपेज के बाद वहाँ से फिर हसन अब्दाल से ट्रेन चलकर अटक खुर्द पर ही रुकेगी। रास्ते में खूबसूरत मकामात आएंगे, और वहाँ पर गाजी बरोता का जो ब्रिज है वो, और फिर दरिया सिंध के ऊपर हमारा जो 1861 में एक बहुत एक शाहकार ब्रिज है, लोग पर अटक खुर्द स्टेशन पर वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और दरिया सिंध के ऊपर ब्रिज है। इसके अलावा जब अटक खुर्द पर हमारी गाड़ी रुकेगी तो हमारे जो टूरिस्ट हैं वो बाकायदा कैमल राइडिंग, बोटिंग, दरिया सिंध में बोटिंग करेंगे, और साथ साथ उनके लिए इंतज़ामात होंगे, वो अटक फोर्ट का भी विज़िट कर सकेंगे। अच्छा सर, कितने लोगों की गुंजाइश है ट्रेन में, और इसके अलावा टिकट कितने की ख़ास तौर पे ये बता दें, और क्या क्या सहूलियात मिलेंगी? हमने इसका 2 वे टिकट जो है एडल्ट्स के लिए 1000 रखा हुआ है और चाइल्ड के लिए 500 रखा हुआ है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो हमने एंटरटेनमेंट लाइक हमारे जो स्टोरी टेलर होंगे वो बाकायदा बताएंगे, और हमारी डॉक्यूमेंट्री चलेगी हर कोच के अंदर। ये 4 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन है, और इसमें अराउंड 270 तक पैसेंजर आएंगे बहुत आसानी के साथ। सही। अच्छा मुनव्वर साहब, फ्यूचर में कोई प्लान है मजीद इस तरह की ट्रेन चलाने का? अगर चाहें तो हम रावलपिंडी से खेवड़ा के लिए भी 1 डे ट्रिप टूरिस्ट के लिए हम चला सकते हैं। रावलपिंडी से वो लाला मूसा जाएंगे बजरिया मेन लाइन, और फिर लाला मूसा से मलकवाल, और यकीन कीजिए मलकवाल से दरिया सिंध के ऊपर हमारे एक ब्रिज है, और वो जो खूबसूरत सीनरी है साल्ट रेंज की, वहाँ से ट्रेन पर ये 1 डे ट्रिप हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर प्लान करें। बहुत शुक्रिया मुनव्वर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ज़बरदस्त होगा वैसे आयशा, अब इस्लामाबाद में तो है वहाँ से अटक तक, लेकिन लाहौर में भी स्टार्ट हो जाए और कराची में भी हर जगह तो कह रहे हैं कि ऑप्शन है, किया जा सकता है, जैसे पिंडी से खेवड़ा तक के लिए किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि बहरहाल इसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरत जगह हैं, हसीन नज़ारे हैं, जो सयाह आते हैं बाहर से उनके लिए भी, और जो दीगर हम जैसे लोग जो हैं जो पाकिस्तानी हैं वो भी घूमने के लिए जाते हैं। ट्रेन के सफ़र का मजा अपना है। खूबसूरत इंजन है वो, आपने देखा वो पुराने वाला वो स्टीम इंजन है। इसमें जाना नहीं चाहिए, ज़रा ट्रैवल करना चाहिए, ज़रा देख के चलें। अब लाहौर का इंतज़ार करें, मेरा प्लान बन रहा है इस्लामाबाद जाने का। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया हमारे शो का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।